देखिए, मैं केरल तमिलनाडु से पिछली बार पिछले टर्म में मैंने शुरू किया था, अब मैं हुँ, केरल हुँ। से शुरू करूँगा। अच्छा। केरल एक छोटा-सा स्टेट है और मैं ये मानता हूँ कि केरल में लगातार लेफ्ट पार्टीज़ मतलब एलडीएफ जो है उसने पिछली बार इतिहास रच दिया था, दूसरी हुँ, बार वो लगातार सत्ता में आई। मैं ये मान रहा हूँ कि केरल में इस बार कांग्रेस का आना बिल्कुल वाजिब था, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लोग हुँ। लेफ्ट फ्रंट से नाराज़ थे, जी उसके हाँ। 2-3 बड़े महत्वपूर्ण वजह थी। हुँ, एक तो भ्रष्टाचार के जो सवाल थे, उस पर बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी, सीपीएम हुँ। के भीतर से भी, क्योंकि अ, जो पिनराई विजयन सरकार थी, उस पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दूसरी बात जो बड़े लोगों ने केरला में नोट की कि पिनराई विजयन का बीजेपी से एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग करके चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंट्रल लीडरशिप कर हाँ। रही है। क्यों? कि बीजेपी ने जो ईडी, सीबीआई का जो चीज़ें लगाई बाकी राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ, वो उन्होंने केरला में पिनराई विजयन के साथ नहीं लगाई। और मैं मेरे पास निश्चित रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि हम तो मैदान में नहीं है, लेकिन उनको लगता था कि कांग्रेस को हराने के लिए आप जो है हुँ, अपने वोट को सीपीएम को, लेफ्ट पार्टीज़ को डाइवर्ट करें। तो उन्होंने हुँ, पूरी कोशिश की लास्ट मोमेंट पर, लेकिन उसमें वो सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि पिनराई विजयन की सरकार काफ़ी अलोकप्रिय हो चुकी है और पार्टी का जो कैडर है, मेरी मेरी केरला में रेगुलर बातचीत होती रहती है, मैंने वहाँ इलेक्शन कवर किए, मैं वहाँ खूब घुमा हूँ, पूरा हुँ, चप्पे-चप्पे घूमा हूँ। मेरा हुँ, मेरा ये मानना है कि केरल में राजनीतिक जागरूकता बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को पावर में नहीं आने देंगे। इसलिए जो लेफ्ट का कैडर है, मेरी बहुत लेफ्ट के वर्कर से बातचीत हुई, उनका कहना है कि देखिए हमने तो बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट किया है। तो ये वहाँ पर ये जज़्बा है कि क बीजेपी को किस तरह से वहाँ का जो हुँ, जनमानस है, वहाँ का जो सेक्युलर फैब्रिक है वहाँ की जो समाज है, सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, वो भारतीय हुँ, जनता पार्टी को कितना खतरनाक मानती है, जितना बाकी लोग नहीं मानते। जितना पश्चिम बंगाल में नहीं मानते और जो भद्रलोक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भद्रलोक जिन्होंने लुटिया डुबाई जी। सेकुलरिज़्म की असम में हुँ, और जो हुँ, भद्रलोक किसी ज़माने में टोटल ट्रेडिशन वोट असम में कांग्रेस का होता था, आज वो सारा भद्रलोक असम के जो बंगाली हिंदू है और बंगाली है। बंगाली हिंदू हैं एंड असमी हिंदू हैं। ये सारे लोग भाजपा के वोट बैंक बन गए। अब आते हैं हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखिए कि जो ट्रेडिशनल पार्टी है हुँ, डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी इनसे वहाँ के लोगों का मोह भंग हो गया। मुझे याद आ रही है कि लोग वहाँ तमिलनाडु की राजनीति का एक मिजाज है। एमजी रामचंद्रन जो गुरु थे जयललिता के, उन्होंने हुँ, 25 छ 36 साल तक एक छत्र राज किया वहाँ। एक हुँ, छत्र भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है और इतना ही नहीं, एमजी रामचंद्रन का जब देहांत हुआ, तो कितने दर्जनों लोगों ने आत्महत्या सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या की। तो इस तरह हुँ, से फ़िल्मी सितारों के प्रति वहाँ की जनता का एक जिसको कहते हैं कि बड़ा रुझान है, उनको जी हाँ, आस्था है फ़िल्मी सितारों में हाँ, कि हमारी हाँ, तकदीर बदल सकते हैं। अब आते हैं वहाँ पर जो विजय है जी। विजय जो फ़िल्म स्टार है, वो भारतीय जनता पार्टी से बातचीत करना चाहते थे। बीजेपी के लोगों ने उनको लुभाने की कोशिश की, लेकिन हुँ, बीजेपी को भी पता था कि अगर हम टीवीके को अपने साथ लेंगे, तो इसकी इमेज खराब हो जाएगी क्योंकि हम पर तो हिंदुत्व का कार्ड हुँ, है और हिंदुत्व की हुँ, पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे मोटा-मोटा ये जी, लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आरएसएस बीजेपी ने खड़ा किया क्योंकि बीजेपी की इतनी इमेज थी नहीं, इतनी वो बुरी तरह अप्रासंगिक भारत की राजनीति में हो चुकी थी। हुँ, उनको लगता था कि अब एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना पड़ेगा, उसके कंधे पे रख के बंदूक करनी पड़ेगी, हुँ, बंदूक फायर करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने टीवीके को एक नया अल्टरनेटिव के तौर पर खड़ा किया क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है, उनको लगता है कि इंडिया गठबंधन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट डीएमके है
और डीएमके की ताकत को कांग्रेस के जो सहयोगी दल है उनकी ताकत को अगर कमजोर नहीं किया जाएगा तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अल्पसंख्यक अल्पमत सरकार चला रही है, 240 का बहुमत है, बैसाखियों पर टिकी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो अभी जो गेम प्लान जो उन्होंने किया तमिलनाडु में जो कर रही है, तमिलनाडु में वहां पर केरल में उन्होंने जो पॉलिटिक्स की और सबसे बड़ा खतरनाक गेम उन्होंने बंगाल में किया कि किसी तरह वहां पर श्री राम के जय श्री राम के बूते पर जो भद्रलोक है बंगाल का जो मध्यम वर्ग है, मैं बंगाल में मैंने 4 इलेक्शन कवर किए। मुझे ये पता लगा कि जिन हाउसिंग सोसाइटी में लोग वोट डालने नहीं जाते थे, उन हाउसिंग सोसाइटी के लोग जो जिनको ना कम्युनिस्टों से मतलब था, ना ममता से मतलब था, ना किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं था, वो वोट डालने नहीं जाते थे। क्यों? उनको कोई गरीबों की योजनाओं का लाभ तो उनको मिलता नहीं है। वो सारे लोग अपार्टमेंट से निकल के वोट डालने गए, क्योंकि उसमें देखिए दो चीजें हुई है बंगाल में। बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त हुई है, उसमें सीधा-सीधा ये जो हिंदुत्व का जो पोलराइजेशन हुआ है, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स के खिलाफ, वो हुआ है। इन्होंने जो हिंदुत्व का एक सांप्रदायिक कार्ड खेला, घुसपैठियों का जो सांप्रदायिक कार्ड खेला, घुसपैठिया के नाम पर इन्होंने क्या किया कि घुसपैठिया इस्तेमाल किया कि घुसपैठिया बांग्लादेश से आ रहे हैं। ये इस बात का जवाब नहीं देते कि बॉर्डर किसके पास है, बॉर्डर कौन कंट्रोल करता है। दूसरी बात ये इस बात का जवाब नहीं देते कि बिहार में 400 रुपए 300 रुपए से ऊपर डेली वेज नहीं है बिहार में, और वहां डेली वेज तिगुना है, 800-900 डेली वेज जो इंडियन रुपी के हिसाब से बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश का जो घुसपैठ करने वाला आदमी बिहार में घुसपैठ करके मरेगा या भूखे मरेगा वो बिहार में आकर के और पश्चिम बंगाल में आकर के। तो ये वाहियात बातें, ये एक किस्म से एक एक नया ध्रुवीकरण इन्होंने किया है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव बंगाल का, तमिलनाडु का, केरल का, असम का, ये जो 4 राज्यों का चुनाव है, ये भारत की राजनीति की दशा दिशा तय करने वाला है। और इसमें मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटली वो असम जीत जाए वो एक अलग इश्यू है। असम में तो जो तरुण गोगोई साहब थे जो 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने अर्थी निकाल दी कांग्रेस की, और वो अर्थी निकाल करके उन्होंने पूरा मटियामेट कर दिया। उसका नतीजा आज सामने है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव का अल्टीमेट जब हम रात को टेली चेक करेंगे या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद एनालिसिस करेंगे, बीजेपी लूजर होगी इस पूरे बाई इलेक्शन में। क्योंकि उसका कारण है कि जो इनके वोट खींचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और जो इनकी जो संस्थाओं को जिस तरह से खत्म कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो संस्थाओं को खत्म करने की के बारे में जो सवालों के जवाब जनता के हैं, वो सवालों के जवाब इनको देने पड़ेंगे। इनकी छवि खराब हो चुकी है, दुनिया के स्तर पर इनकी छवि खराब हो चुकी है, आर्थिक स्थिति को ये संभालने में नाकाम है, तेल का जो संकट है, उसको संभालने में नाकाम है। और आज की तारीख में ऐसे हालात हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश में राजनीतिक पार्टियों का पोलराइजेशन शुरू होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, उमाकांत सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से केरल में हम देख रहे हैं कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है गठबंधन के साथ। असम में हम देख रहे हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में तमाम चीज़ें दिख रहे हैं, तमिलनाडु तो बिल्कुल ही मतलब सोचा नहीं था वैसा एकदम दिखाई दे रहा है। पुडुचेरी भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल चुनाव की बात करें उमाकांत सर, चुनाव आयोग की भूमिका की बात करें, ओवरऑल चुनाव की बात करें, उस पर आपका क्या कहना है? 5 राज्यों में। देखो चुनाव आयोग तो कलंकित हो चुका है। चुनाव आयोग का तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग कोई संस्था रह गई है जिसका काम था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। 2 ही काम है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। यहाँ चुनाव आयोग ना स्वतंत्र चुनाव करवा रहा है। एक और सवाल है, इसी से रिलेटेड सवाल ये है कि आज बंगाल की जितनी खबरें आ रही हैं, वो सारी सिक्योरिटी से संबंधित खबरें आ रही हैं कि फला जगह 3 टायर की सिक्योरिटी कर दी, फला जगह ऐसी सिक्योरिटी चल रही है, वैसी सिक्योरिटी चल रही है, और कोई खबरें ही निकल करके नहीं आ रही हैं। देखिए उसका कारण क्या है कि जो सुरक्षा तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है,
ये पूरा इलेक्शन कमीशन जब जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट सॉरी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होता है और चुनाव हाँ, तारीखों का ऐलान होता है, उस दिन हाँ। के बाद, उस समय के बाद सारा जो कंट्रोल है, कंट्रोल एंड कमांड ये चुनाव आयोग के नियंत्रण में आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल उसके सही बात है। पहले बैठकों जी, उसके वहाँ कितनी लेयर सिक्योरिटी होनी है, कितनी नहीं होनी है, उसके बाद आपको याद होगा कि जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, 2 घंटे के अंदर डीजीपी बदल दिया पश्चिम बंगाल का, जी चीफ हाँ, सेक्रेटरी जो महिला चीफ इसी पर आ सेक्रेटरी रही थी, उनको बदल बिल्कुल सही दिया, मुद्दा उठाया। जी हाँ, पुलिस जी हाँ, कमिश्नर जी को हाँ। बदल दिया और हाँ, वहाँ पर जो ऑब्जर्वर हैं, हुँ, माइक्रो ऑब्जर्वर, ये बताइए कि ये जो अजय पाल शर्मा आईपीएस यूपी के, हाँ, इन्होंने जो ऑब्जर्वर। गुंडागर्दी वहाँ की, इनके खिलाफ तो मुझे लग रहा है कि इनको आईपीएस के नाम पर ये व्यक्ति कलंक है, अजय पाल शर्मा। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके मुकदमा चलना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए इस आदमी का कि इसको गुंडागर्दी करने का ये आईपीएस की जो फीता लगा के घूम रहा है, माइक्रो हुँ, ऑब्जर्वर घूम रहा है, इस तरह के उदंड आईपीएस ऑफिसर को तत्काल हुँ, तमाम तरह की जिम्मेदारियों से हटाना चाहिए। अगर ये यूपी कैडर के हैं, तो यूपी कैडर के जो ये डीजीपी हैं, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने इनको चुनाव ड्यूटी पर जाने के पहले क्या बताया था? इसका मतलब ये था कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में, इलेक्शन कमीशन जी, के एजेंट के तौर पर ये वहां गया था ताकि ये सिटिंग में जो मंत्री है पश्चिम बंगाल में उसको धमकाने उसके घर पर गया है। तो ये सवाल ये है कि इस तरह के कलंकित आईपीएस ऑफिसर को के खिलाफ कौन 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 लोग थे ये किसके कहने पर काम कर, इलेक्शन कमीशन के कहने पर काम कर रहे थे। और ज्ञानेश कुमार तो मुझे लग रहा है कि भारत के, मैंने तो टीएन सेशन ने जिस दिन ज्वाइन किया था एज ए इलेक्शन कमिश्नर, उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता था, इलेक्शन हुँ, कमिश्नर ज्वाइन किया था, तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1991 में इलेक्शन कमीशन कवर कर रहा था, हुँ, तो मैं गया अच्छा, था उन्होंने जिस दिन कार्यभार ग्रहण किया, कोई मतलब नहीं था, उन्होंने इतनी सख्ताई अपनाई कि जो रूलिंग पार्टी जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था नरसिम्हा राव की सरकार ने, उनका जी वही हाँ, तरह का व्यवहार होता था सत्ता पक्ष के साथ जो विपक्ष के साथ होता है, वही जी इज्जत हाँ, वो सत्ता पक्ष वालों को देते थे, उससे ज्यादा वो विपक्ष वालों को देते थे। तो मेरा जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन को ज्ञानेश कुमार ने कलंकित किया है और इसकी कीमत आने वाले समय में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जो चोट पहुंचाई है ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने, मैं उनकी टीम के लोगों को भी नाम लूंगा कि उनके साथ जो 2 लोग और हैं, मिस्टर पंत है कोई और मिस्टर सरदार जी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बंगाल में गुंडागिर्दी करवाई और जो आज हो रही है 3 लेयर 4 लेयर जो सिक्योरिटी, उसमें ज्ञानेश कुमार की भूमिका सबसे आपराधिक भूमिका है कि जो इन्होंने 27 लाख माइनॉरिटीज के वोट काटे और उसके बाद आप इलेक्शन करवा रहे हैं। सवाल ये है कि हुँ, लेवल प्लेइंग फील्ड आप देंगे कि नहीं देंगे डेमोक्रेसी में? अगर आप हुँ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, तो हुँ, समान तरह के संसाधन राजनीतिक दलों के पास नहीं होंगे, तो ज़ाहिर-सी जी, बात है कि आप जो है कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाएँगे? इसके ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो आपने कराए नहीं, लेकिन आप एक हुँ, और काम में लग गए, एक और चीज़ में लग गए कि लोगों की नागरिकता तय करना। ये इलेक्शन हुँ, कमीशन को ये अधिकार कहाँ हुँ, से मिल गया? क्या आप लोगों की सिटीजनशिप तय करने के धंधे में लग गए? क्यों? क्योंकि आप जो है अमित शाह के कंट्रोल में काम करते हैं, आपके रिपोर्टिंग बॉस अमित शाह है और इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का जो खात्मा किया, उसकी क्रेडिबिलिटी को जो धक्का पहुँचाया और इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच बनाया, उसका था कि जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। उसके बाद जी, प्रधानमंत्री मोदी खुद हो गए, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह हो गए और लीडर ऑफ अपोजिशन को कहते हैं कि हमने 2 नाम सेलेक्ट किए हैं, इस पर साइन कर दो। तो जब इस तरह का डेमोक्रेसी चलेगी, जो आपका जो साधन है, उस चुनाव कराने का जो साधन है, वो करप्ट हो जाए, वो भ्रष्ट हो जाए और उसकी नीयत पर सवाल उठ जाए, तो ऐसी दशा में इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। मैं तो ये राय दूँगा, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि भई क्या करना चाहिए? जिस तरह की गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में हुई है, लाख बुराइयाँ हैं ममता बनर्जी में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में घुसाया। आज वो भारतीय हाँ, जनता पार्टी उनको निगलने के चक्कर में है। लेकिन इसके बावजूद भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने कराने की जो ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की थी, उसमें चुनाव आयोग पूरी तरह विफल हुआ है और एक नई राजनीति इस चुनाव नतीजों के पास देश में शुरू होगी और वो राजनीति होगी
कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसकी पतन की जिसको कहते हैं इबारत को लिखना। क्योंकि जब तक तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो बीजेपी के खिलाफ होती हैं और जब वो चुनाव मैदान में जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आकर अपनी दुकान खोलती है। मैं तो कांग्रेस को भी उसी लाइन में आंकता हूँ, मैं तृणमूल को भी आंकता हूँ और कम्युनिस्ट पार्टीज़ को भी आंकता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को किसी राज्य में हराना चाहते हैं, तो आपके खिलाफ उसके खिलाफ वन टू वन कैंडिडेट देना पड़ेगा। तो भाजपा को आप हरा नहीं सकते हैं।